As you can see on screen, there is a POSH, Prevention of Sexual Harassment Act 2013. This is 2023. After 10 years, we are gathered here to talk about an act which has brought 10 years back. What is the need of that? Why your management was so panic? To illustrate you the importance of this at your workplace is very, very crucial and pertinent. मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगी, अदरवाइज अगर मेरी लीगल लैंग्वेज में आप इसे सुनेंगे तो आपको क्वाइट बोरिंग लगेगा, थोड़ी देर के बाद नींद आएगी. तो मैं कुछ रियल एग्जांपल्स जो हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में देखते हैं, कुछ ऐसे केसेस जो सच में हुए हैं, कुछ फेमस जजमेंट्स जो आए हुए हैं और कई फीमेल्स की काउंसलिंग में जो हमें रियल एक्सपीरियंस मिलता है वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे. क्यों? कुछ तो यहाँ पे फीमेल्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से एक्ट को हमें ऑफेंसिव मानना है और किस एक्ट को हमें ऑफेंसिव नहीं मानना है. चलते चलते मैं पूछ लूँ गुड न्यूज़ कब दे रही है, ये माइट भी किसी के लिए ऑफेंसिव ना हो, माइट भी ऑफेंसिव हो. मैं चलते चलते कंधे पे हाथ रख दूँ, माइट भी दीपशिखा मैम इज सो फ्रैंक कि उनको कुछ ना लगे, और माइट भी सो सेंसिटिव, क्यों रख दिया, क्यों टच कर दिया. सो इट कुड बी वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और स्पेशली अब आप मेल लोगों के लिए, क्योंकि कहने को तो ये एक्ट जेंडर फ्री है, किसी स्पेसिफिक जेंडर पे नहीं लग रहा है, आपके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो टारगेट मेल ही होंगे. 10 में से अगर 5 कंप्लेंट्स भी फॉल्स आएगी तो किसके अगेंस्ट आएगी? मेल्स के अगेंस्ट आएगी. तो आप खुद को कैसे सेव करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जिसको मैं फ्रेंड समझ के या कोलीग समझ के या जूनियर समझ के मैं जो प्रैंक कर रहा हूँ वो कहाँ लिमिटेशन में है और कब वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रही है. तो आपके लिए ये कहीं ज़्यादा है, बिकॉज आप एक्चुअली ये लाया तो गया था कि हम पॉश पे, हम वर्क प्लेस पे जेंडर नहीं देखेंगे, और एक्चुअली ये जेंडर नहीं है. इन 21st सेंचुरी आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मेल भी मेल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव LGBTQ कम्युनिटी. फीमेल्स भी फीमेल्स के अगेंस्ट कंप्लेंट्स कर रही हैं. मेल फीमेल का तो चलता ही था, ये तो था ही कि मेल है सुपीरियर पे और सबऑर्डिनेट पे जूनियर्स फीमेल होंगी तो वो टारगेट होगी. लेकिन उससे ज़्यादा अब एक और चीज़ आ गई है, अब बॉसेस फीमेल होती हैं, जूनियर्स मेल होते हैं, और वो बेचारे भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उनकी भी उतनी ही कंप्लेंट है. ऐसी स्टोरी आपने थोड़ी कम सुनी होगी लेकिन होती है. कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि अरे ऐसी पोजीशन पे मैं क्यों नहीं था, बट नहीं, इट इज़ साइकोलॉजिकली बहुत थ्रेटन करता है और कई बार सुसाइड करने की सिचुएशन आ जाती है और कई लोग कमिट करने की कोशिश भी करते हैं. तो इसीलिए अब ये पॉश जो 2013 में आया था, हम सिंपल है, एक शॉर्ट फॉर्म है, इट्स अ पॉश इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का. हम इसको शॉर्ट में, क्योंकि बार बार इतने लेंदी नेम को नहीं प्रोनाउंस कर सकते, हम पॉश बोलेंगे. अब B.R. अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था कि अगर किसी सोसाइटी के प्रोग्रेसिवनेस को हमें चेक करना है तो हमें ये देखना है कि वहाँ पे फीमेल को कितना राइट्स दिया जाता है. जो जहाँ पे जिस सोसाइटी में फीमेल बहुत प्रोग्रेसिव होंगी वो सोसाइटी उतना ज़्यादा डेवलप होगा, सिविलाइज्ड होगा. जहाँ पे फीमेल जितनी ज़्यादा ऑप्रेस्ड होंगी, पर्दा सिस्टम बहुत काम कर रहा होगा, फीमेल इलिटरेट होंगी, घर के बाहर नहीं निकलती होंगी, ऐसी जितनी भी सोसाइटीज़ होंगी वो उतना ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा होगा. वैसी सोसाइटी को हम अच्छी सोसाइटी नहीं बोल सकते हैं. ये जो हिस्ट्री है हमारी, एक नेम आ रहा है आपके पास, भंवरी देवी, बहुत दलित लेडी थी, पुअर थी, सोसाइटी के सबसे नीचे वाले स्टेटस से ये बिलोंग करती है. राजस्थान के गांव में जो महिला आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं उनका ये काम करती थी. राजस्थान की गवर्नमेंट ने इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा हुआ था. ये अकेली नहीं थी, ऐसे हज़ारों फॉर्म निकलते थे आंगनबाड़ी की महिलाओं को, और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनको ये चीज़ दी जाती थी. इनका काम क्या था आंगनबाड़ी की महिलाओं का? ये विलेज में जाते हैं, वहाँ पे उनको एजुकेट करते हैं कि बच्चों की शादी नहीं करनी है, फैमिली प्लानिंग कैसे करना है. राजस्थान में आज भी लड़कियों की जो हत्या है, एम्ब्रियो इन्फेक्टिसाइड जो बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में और पंजाब में है. पंजाब नंबर 1 है. रिच होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइडियोलॉजी अभी भी वैसी ही है. हरियाणा भी इसमें तीसरे नंबर की पोजीशन पे आता है, जहाँ जब ये पता चल जाता है कि एम्ब्रियो जो फीटस है वो बेबी गर्ल है तो किल किया जाता है. तो इनका काम था इसको अवेयरनेस फैलाना. कैंपेन करने के लिए विलेज टू विलेज जाती थी और वहाँ जाके वो अवेयरनेस फैलाती थी. एक दिन इनको पता चला, गुजरों का एक गाँव था और वहाँ 9 महीने की एक बच्ची थी जिसकी शादी की जा रही थी. थोड़ा सा सरप्राइज हो सकते हैं, आज के टाइम पे आपको 9 महीने की बच्ची की शादी समझ में नहीं आती, लेकिन अभी भी गाँव में ऐसा हो जाता है.
और आज से 15-20 साल पहले तो ये बहुत फ्रिक्वेंट था। जन्म लेने से पहले भी शादी डन हो जाती थी कि अगर लड़की हुआ तो तुमसे शादी कर देंगे और लड़का हुआ तो तुमसे शादी कर देंगे। तो भवरी देवी को ऐसे ही एक 9 महीने की बच्ची की शादी की खबर मिली और वो उस गांव में गई और उस गांव में जाके उन्होंने फैमिली वालों को समझाया कि ये गलत है और तुमको नहीं करना चाहिए, बच्चे को बड़े होने दो। उस दिन तो गांव वाले रुक गए, काफ़ी वहाँ भी शोर शराबा हुआ, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, पुलिस ने शादी रुकवा दी क्योंकि अदरवाइज ये पोस्ट इंडिपेंडेंस बच्चों की शादियाँ 18 साल के नीचे नहीं कर सकते थे। उसके बाद उस दिन तो ये शादी रुक गई, शादी अगले दिन हो गई। ऐसा एलीज किया गया कि पुलिस भी वहां प्रेजेंट थी, फिर भी ये शादी कर दी गई। इनको पता चला भवरी देवी को, इनके बहुत अटपटा लगा कि अरे कल ही रुकवाया है, पुलिस बुलवाई है, सब कुछ कर दिया है, स्टिल द पीपल आर डूइंग दैट। वो वापस उस गांव की तरफ गई जहां शादी हो रही थी कि शायद मैं शादी को रुकवा दूंगी। अनफॉर्चुनेटली जो गांव के दबंग लोग थे उन्होंने इनको पकड़ा एंड शी वॉज गैंग रेप्ड। 5 लोग थे जिनको ये अच्छे से पहचानती थी, उन्होंने इनका रेप किया और इनको छोड़ दिया। ये पुलिस में गई, कंप्लेंट किया, बट आपको फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी दामिनी वगैरह सनी देओल की मूवी देख ली होगी, दे नो कि रेप केसेस किस तरह से अनरिपोर्टेड किए जाते हैं या दबाए जाते हैं। तो एविडेंसेस को लेकर के बहुत सीरियस लैप्सेस थे गवर्नमेंट के पार्ट पे। ये जो भवरी देवी का केस हुआ था ये 1992 में हुआ था और किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिली, किसी को पकड़ा ही नहीं गया, एफआईआर में किसी का नाम ही नहीं था। इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जब फैसला आया, हाई कोर्ट में भी जो जयपुर के हाई कोर्ट थे उसने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें लैप्सेस है, नीचे का लैप्सेस था, एविडेंस नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून अंधा होता है, वो सिर्फ क्या देखता है, एविडेंस देखता है। तो अल्टीमेटली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज जो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही थी, ऐसे कई एनजीओज ने मिलके एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। उसमें जो सबसे ऊपर थे उनमें एक एनजीओ थे जिसका नाम था विशाखा वीमेन रिहैबिलिटेशन सेंटर और नीचे सबके नाम थे, सबका कंट्रीब्यूशन उतना ही है, सबने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया उसमें। सिंस ये सबसे ऊपर थे तो इनके नाम से उस केस का नाम पड़ गया विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और ये चला, जिसमें 1992 में ही इंस्टीट्यूट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, 97 में ये डिसीजन आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी, कुछ निर्देश दिए। क्यों निर्देश देने पड़े उनको? क्योंकि देश में तब कानून ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। मतलब माइट भी अभी कुछ चेंजेस आ गए हैं हमारी सोसाइटी में, तो आप फीमेल्स को काम करते हुए फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। आज से 20, 25, 30 साल पहले आपको पर्स उठा के 9:30 स्कूल जाने वाली या ऑफिस जाने वाली फीमेल्स इमेजिनेशन में नहीं आती होंगी, आपके चाइल्डहुड में नहीं होंगी। एक आध दिख गई होंगी तो टीचर वगैरह, दूसरी बात है, अदरवाइज नहीं आती थी। तो देश में कानून था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोलती क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस बनाया और उसका नाम विशाखा गाइडलाइंस के नाम से फेमस हुआ। मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो मेरा हम्बल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा लैंडमार्क जजमेंट आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर्ड किया है। इससे अच्छा जजमेंट कभी डिलीवर्ड नहीं हुआ है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड होता है जो हम लीगल फ्रेटर्निटी वाले जानते हैं कि क्या होता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे के सेंटर को बोलती है कि आइए आके कानून बनाइए, कानून नहीं है, फीमेल सफर कर रही है। क्यों? भवरी देवी को क्या दिया गया था? एक ड्यूटी दी गई थी, विलेज में जाके अवेयरनेस फैलाना। तो विलेज उनका क्या था? वर्क प्लेस। वो ड्यूटी पे थी उस दिन और वो जहां गई थी वो उसका वर्क प्लेस था। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एम्प्लॉयर की, यानी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के। उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, बाद में भी उन्होंने कंपेंसेशन के तौर पे कुछ नहीं किया। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी कहाँ रखी जाए, इसके लिए वो गाइडलाइंस थी। किस तरीके से गवर्नमेंट को आगे आना है, ये भी उनकी गाइडलाइंस थी और ये सारी बातें उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस में बोल दी। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में हैं, पॉलिटिक्स बहुत होती है। 1997 का ये जजमेंट और एक्ट कब आया? 2013 में, ऑलमोस्ट 15-16 साल के बाद। और वो भी क्यों आया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कुछ ट्रीटी हो रही थी, CEDAW, आप जाएंगे वहाँ पे, मैं उसमें जा नहीं रही हूँ, बोरिंग चीज़ है, तो इट्स नॉट बोरिंग, हमारे लिए ठीक है, आपके लिए बोरिंग है। तो वहाँ पे इंडिया एज अ मेंबर कंट्री ट्रीटी साइन कर चुका था
कि हम विमेन के अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए काम करेंगे, लेकिन ज़मीन पे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस भी 13 साल से वेट कर रहा था, 15 साल से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें एक एक्ट लेके आते हैं। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द बैकग्राउंड व्हाई दिस एक्ट केम इनटू इमर्जेंस।